नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास 10th के जो भी हमारे 2016 से लेकर के 2024 तक जितने भी हमारे क्लास 10th के क्वेश्चन पेपर है उनमें जो ग्रामर आई है वो सभी की सभी ग्रामर मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी, ताकि आपको एक पता चल सके कि पिछले सालों में जो पेपर बन रहे हैं उनमें से ग्रामर कैसे आ रही है और कौन कौन से टॉपिक ग्रामर में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि यण संधि की परिभाषा दीजिए। तो यण संधि जो है, यदि ई ओ उ और री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई जो है यह बन जाता है, उ वह बन जाता है और री रे हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप ये जो यण संधि है इसकी परिभाषा को भी याद रख लीजिएगा कि यण संधि की परिभाषा क्या है, और यण संधि के कुछ नियम है वो भी देख लीजिए। जैसे ई से कोई भी भिन्न स्वर मिलेगा तो वो यह बन जाएगा, इसी तरह से उ से कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो वह बन जाएगा, और री के साथ अगर कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो वो रे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चतुर और उद्यम के पर्यायवाची पूछे गए हैं। तो चतुर का पर्यायवाची है बुद्धिमान और बुद्धिजीवी। इसी तरह से उद्यम का पर्यायवाची उद्योग, यत्न, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश और मेहनत। ठीक है, तो ये पर्यायवाची भी आप ध्यान दे लीजिएगा। आगे पूछा गया है कि समान और उत्तम में उपसर्ग छांटिए। तो समान शब्द के अंदर सम उपसर्ग है और उत्तम शब्द के अंदर उत उपसर्ग है। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि इनमें विकारी शब्द छांटिए। जैसे खूब, मैं, आज, छात्र। तो इसमें जो मैं है और आज है, वो मैं और छात्र जो है वो विकारी शब्द है। विकारी और अविकारी का आप ऐसे पता लगा लीजिएगा कि जैसे इनके साथ यदि आप जैसे आप लिंग जोड़ के देख लीजिएगा, यानी कि लिंग परिवर्तन करके देख लीजिएगा, या आप इनके साथ कोई कारक विभक्ति जोड़ करके देख लीजिएगा, या वचन जोड़ करके देख लीजिएगा। यदि इन सबको जोड़ने के बाद में इनमें कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो ये विकारी है। और अगर आप लिंग, वचन और आप कारक विभक्तियों को जोड़ने के बाद में इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ये अविकारी है। ठीक है, यानी कि वह शब्द जिसके ऊपर लिंग का, वचन का और जो कारक विभक्तियां उनका असर नहीं होता है वो तो होते हैं आपके अविकारी, और जिन पर असर होता है वो होते हैं आपके विकारी शब्द। ठीक है, तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आविर्भाव और निंदा में विलोम शब्द लिखिए। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव और निंदा शब्द का विलोम होता है स्तुति। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जब गुणों में बहुत समानता होने के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी कि जब उपमेय और उपमान में कोई भी भिन्नता दिखाई ना दी, यानी कि दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लगे, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में राम रतन को धन के समान माना गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि राम रतन को क्या मान लिया गया, यहाँ पर धन ही मान लिया गया, यानी कि धन और राम रतन में कोई भी अंतर अब नहीं रहा है, उन दोनों को एक ही मान लिया, इसे ही रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे आप कभी देख लीजिए चंद्रमुख, यानी कि मुख को ही चंद्र मान लिया गया है। या फिर एक सिंपल भाषा में बोले तो जैसे कुछ बोलते नहीं कि शेर बेटा, यानी कि बेटे को शेर मान लिया गया। ठीक है, तो उसे रूपक अलंकार बोलते हैं, यानी कि उपमेय और उपमान के अंदर कोई भेद इसमें नहीं रहता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोहा छंद की परिभाषा सुधारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी कि उदाहरण के सहित दोहा छंद की परिभाषा बताइए। तो जो दोहा छंद है एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दो पंक्तियों का एक छंद होता है। दोहे में 4 चरण होते हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, वहीं दूसरी और चौथी चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो दोहा है छंद आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस दोहा छंद की ये जो पूरी परिभाषा इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधी परिभाषा भी पूछी जाती रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दे लीजिएगा। आगे मुहावरा
मुहावरे पूछे गए, जिसमें है एक है आंखें खोलना। तो आंखें खुलने मुहावरे का अर्थ है कि होश आना या सचेत होना। आगे इसमें पूछा गया है कि द्वंद्व समास की परिभाषा दीजिए। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। विग्रह करने के बीच में इन्हें तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे रात दिन, गर्मी सर्दी। इसी तरह से द्वंद्व समास की कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, दिन रात, राजा प्रजा, चरम परम, भीरू बेबस, कृष्णा अर्जुन, गंगा यमुना। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है आशीर्वाद और कृषक में दो पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आशीर्वाद शब्द का पर्यायवाची है आशीष, दुआ, शुभकामना। उसी तरह से कृषक शब्द के पर्यायवाची हैं किसान, खेतीहर, काश्तकार, भूमिपुत्र। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है स्वभाव और न्याय में उपसर्ग छांटिए। तो जो स्वभाव शब्द है इसमें सब उपसर्ग है और न्याय शब्द के अंदर नी उपसर्ग है। आगे फिर से पूछा गया है कि अविकारी शब्द छांटने हैं। योग, किंतु, विद्यालय, अथवा में। आप अविकारी शब्द छांटिए। तो किंतु और अथवा शब्द है ये अविकारी है, और अविकारी की पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनमें लिंग, वचन और कारक विभक्ति को जोड़ करके देख लीजिएगा। अगर इनके जुड़ने से कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वह अविकारी होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कि अगर मैंने यहाँ पे विद्यालय शब्द लिया, विद्यालय के साथ अगर आप देखें कि वचन जोड़ के देखिए तो ये बन जाएगा विद्यालयों। ठीक है, इसी तरह से तो ये वचन के अनुसार बदल गया। आगे है उत्कृष्ट है में विलोमार्थी शब्द लिखिए। तो उस उत्कृष्ट का विलोम होता है नि, निष्कृष्ट, और हे का उल्टा होता है प्रेम, स्नेह, प्यार और स्तुत्य। आगे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए। जब किसी वाक्य में कोई शब्द दो या दो से ज्यादा बार आए और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, यमक अलंकार को जो है वो एक शब्द अलंकार का अहम हिस्सा है। यमक अलंकार के कुछ उदाहरण देख लीजिए। यानी कि जो यमक अलंकार वो होगा जब एक शब्द जो है वाक्य के अंदर बार बार आएगा परंतु उसके हर बार अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, खाए बुराई जग में वो पाए बुराई। या फिर ये देख लीजिए कि काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहाँ पर एक तो काली घटा, घटा का अर्थ हो गया जो बादल छाते हैं, और दूसरा घमंड घटा का अर्थ है कि यहाँ पर उसका जो काली घटा उसका घमंड कम हो गया है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चौपाई छंद की परिभाषा दीजिए। तो चौपाई छंद जो है एक मात्रिक सम छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। जैसे इसमें चौपाई छंद में आप वो ले लेना जो हनुमान जी की है ना, हनुमान चालीसा वाली, वो चौपाई छंद में लिखे गए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज वो वाले ले लीजिएगा, सभी को आती ही होगी हनुमान चालीसा, उसके कुछ चंद जो पद है वो लिख दीजिएगा। आगे है अंधेर नगरी चौपट राजा, लोकोक्ति का अर्थ जहां कानून और व्यवस्था का कोई पालन नहीं होता वही अंधेर नगरी चौपट राजा है। गुण संधि की परिभाषा पूछी गई है आगे वाले क्वेश्चन में। तो गुण संधि यदि ए आ के साथ ई जुड़ जाए तो वो ए बनाता है। उसी तरह से उ के साथ ओ या री आए तो वो अर बनाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस इस महेश, नर प्लस इस नरेश, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। ठीक है, आगे है कृतज्ञ और प्रशंसा में दो पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे दो पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। कृतज्ञ का अर्थ होता है, कृतज्ञ का पर्यायवाची होता है आभारी और एहसानमंद। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द होता है स्तुति, तारीफ करना, अभिनंदन करना और गुणगान करना। बिटिया शब्द के अंदर आप प्रत्यय छांटिए। तो बिटिया में ईया प्रत्यय है और यशस्वी में ई प्रत्यय है। आगे पूछा है कि इनमें से विकारी शब्द कौन से है। तो कल, गाय, आप, तक में विकारी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर विकारी शब्द है गाय।
नहीं, हाँ, गाय शब्द विकार नहीं, इसमें विकारी शब्द आप है, क्योंकि अगर गाय के अंदर आप लिंग कारक या वचन जोड़ करके देखोगे तो गाय गाय ही रहेगी। आप में अगर वो वचन जोड़ के देखते हैं या फिर कोई कारक विभूति जोड़ते हैं तो ये बदल जाएगी। जैसे कारक विभूति आप में, आपने, ठीक है, तो ये अलग ही बन जाता है, ठीक है, कारक विभूति जोड़ने के बाद में। आगे पूछा गया यथार्थ और तामसिक के विलोम शब्द। यथार्थ का विलोम होता है काल्पनिक और तामसिक का विलोम होता है सात्विक। आगे वाले क्वेश्चन में पूछा है कि श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द का इस्तेमाल एक बार किया जाए लेकिन उस शब्द के कई मतलब निकले तो वो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ या मिला हुआ, ठीक है। जैसे वो है ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चिन्ह, ठीक है। आगे पूछा है कि दोहा छंद की परिभाषा दीजिए। हालांकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ दोहा छंद के बारे में, लेकिन फिर एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको ये पक्की याद हो जाए, ठीक है। तो दोहा क्या है कि एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्तियों का एक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आगे है खून पसीना एक करना मुहावरा, ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। आगे पूछा गया है कि समास किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा शब्दों के मेल से बनने वाले एक नए शब्द को हम समास कहते हैं। बेटी और संकल्प के पर्यायवाची लिखिए। तो बेटी शब्द का पर्यायवाची है पुत्री, सूता, तन्या, आत्मजा। और संकल्प शब्द के पर्यायवाची हैं विचार, इरादा, चेष्टाहीन, इच्छा, शक्ति। मधुरता प्राध्यापिका में प्रत्यय छांटिए। तो मधुरता में प्रत्यय है इका, नहीं सॉरी, ये आपका मधुरता में प्रत्यय है ता और प्राध्यापिका में प्रत्यय है इका, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द छांटिए। तो अविकारी शब्द वो होते हैं जिस पर लिंग का, वचन का और कारक का असर नहीं पड़ता है, यानी कि इन्हें जब जोड़ेंगे इन शब्दों के साथ में तो इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वह अविकारी होते हैं। तो काम और किंतु अविकारी शब्द हैं, जबकि वह का वे बन जाएगा, ठीक है। ऐच्छिक और प्रवृत्ति के अंदर विलोम शब्द छांटिए। तो ऐच्छिक का विलोम होता है अनिवार्य और प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। आगे पूछा गया क्वेश्चन में कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो आगे पढ़ते हैं कि किसी वाक्य या पंक्ति में एक या एक से ज्यादा वर्णों की बार बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है बार बार किसी चीज को दोहराना। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुत छाए, या फिर चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। तो ये चारू चंद्र की चंचल किरणें, ये तो रूपक अलंकार का भी उदाहरण हो जाता है, परंतु ये यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण होता है, क्योंकि इसमें बार बार चय चय की आवृत्ति हो रही है। आगे क्वेश्चन है कि चौपाई छंद की परिभाषा दीजिए। तो चौपाई जो एक मात्रिक सम छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के अंदर आप हनुमान चालीसा के कोई भी पद को लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे लोकोक्ति है नेकी कर दरिया में डाल, ये अपने आप कर लीजिएगा। काला धीरे पुस्तक परंतु के अंदर विकारी शब्द है काला और पुस्तक, यानी कि विकारी कैसे हो गया, अगर इसके साथ हम वचन जोड़ते हैं तो काले बन जाएगी, पुस्तक के साथ पुस्तकें बन जाएगी, ठीक है। परंतु और जो वाक्य इनके साथ जोड़िएगा ये कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से खिलौना में ओना प्रत्यय है और मिलाप में आप प्रत्यय है। आगे हमें समास विग्रह करना है यथा शीघ्र और कार्य कुशल का। यथा शीघ्र शब्द का समास विग्रह जितना शीघ्र हो जाता है, मतलब समास विग्रह है जितना शीघ्र हो, ठीक है। यथा शीघ्र में अव्ययी भाव समास होता है। कार्य कुशल शब्द में तत्पुरुष समास है और इस समास विग्रह होगा कार्य में कुशल, यानी कि यथा शीघ्र का समास विग्रह है जितना शीघ्र हो और कार्य कुशल का समास विग्रह है कार्य में कुशल। आगे है कृतवाच्य से क्या अभिप्राय है। तो जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में क्रिया के
लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। कृतवाच्य के कुछ उदाहरण हैं। नरेश ट्रैक्टर चलाता है, राम ने खाना खाया। ठीक है, आगे है जागृति शब्द का विलोम और उपकार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति और उपकार का विलोम होता है अनुपकार। ठीक है, अनुपकार। अतिथि और अमृत के पर्यायवाची हैं। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, सोम, पीयूष और अतिथि का पर्यायवाची है मेहमान, पाहुन, आगंतुक, पहुना और अभ्यागत। आगे क्वेश्चन है कि विशेषण पदबंध की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और वाक्य में विशेषण का काम करता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध के कुछ उदाहरण जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती है। दूसरा है उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी ये भी ध्यान दे लीजिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। तो जब कोई बात जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कही जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है। इसमें नामुमकिन के तथ्य भी बताए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, पूरी लंका जलकर राख हो गई, सारे राक्षस गए भाग। या फिर ये देख लीजिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। यानी कि कोई जो महाराणा प्रताप की चेतक के बारे में कहा कि महाराणा प्रताप ने तो सोचा ही था कि इतनी बड़ी दरिया को कैसे पार करेगा और इतने में चेतक ने उसे पार ही कर लिया। ठीक है, तो ये काफी बढ़ा चढ़ा करके बात को बोला गया है। इस आगे शब्द है विकारी शब्द छानना है, तो इसलिए पीना अंत अरे में पीना शब्द विकारी है। ठीक है, आगे शब्द है संज्ञा पदबंध की परिभाषा। जिस पदबंध का मुख्य शब्द संज्ञा हो और बाकी सभी शब्द उस पर निर्भर हो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे मेहनती छात्र ही अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, अध्यापक। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ गया हमारा कि अधपका और छोटा बड़ा का समास विग्रह कीजिए। तो अधपका का समास विग्रह है यानी कि जो कम पका हुआ हो, यानी आधा है जो पका, और इसका समास है क्रमधारय समास। ठीक है, क्रमधारय समास वो होता है जिसमें विशेष्य और विशेषण की बात की जाती है। यानी कि जो पक्का कोई भी चीज जो है पकी हुई है उसकी विशेषता क्या है कि वो आधी ही पकी हुई है, इसलिए ये क्रमधारय समास हो गया। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। विरक्ति और प्रवृत्ति में विलोम शब्द लिखिए। तो विरक्ति का विलोम होता है अनुरक्ति और प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। आगे पूछा गया है कि श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। जब किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया जाए और उससे कई अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या आपस में मिला हुआ, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। आगे क्वेश्चन है चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। चौपाई छंद की परिभाषा, यह एक मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आज इधर जैसे कि रोहन ने खाना खाया, रोहन अपने दोस्तों के साथ चला गया, रोहन ने दोस्तों के साथ पार्टी की। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रोहन ने खाना खाया, फिर वह दोस्तों के साथ चला गया और उसने पार्टी भी की। ठीक है, यानी कि जो रोहन की जगह पर हमने उसने या वह शब्द प्रयोग किया तो वो सर्वनाम हो गई। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि विकारी शब्द छांटिए। तो आज इधर नारी में नारी और में विकारी शब्द है। लुटेरा और मनोती में प्रत्यय छांटिए। तो लुटेरा में प्रत्यय है एरा और मनोती में प्रत्यय है ओती। आगे क्वेश्चन है कि पथ भ्रष्ट और प्रतिवर्ष में समास विग्रह कीजिए। तो पथ भ्रष्ट शब्द का अर्थ है पथ से भ्रष्ट और ये तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें से विभक्ति का लोप होगा।
ठीक है। इसी तरह से प्रतिवर्ष का आप भी समास विग्रह कर लीजिएगा। भाववाच्य से क्या अभिप्राय है? तो जिस वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि भाववाचक में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि इसमें भाव की ही प्रधानता होती है। आगे क्वेश्चन है कि उद्धत और घातक शब्द के विलोम लिखिए। तो उद्धत का है विनीत और घातक का विलोम है सौम्य। थोड़ा और घोड़ा के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो थोड़ा का है सवलप, अलप, किंचित, लघु और कम। घोड़े का पर्यायवाची है असव, तुरंग, घोटक, सेंधव, बाजी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि क्रिया पदबंध की परिभाषा दीजिए। तो मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना को हम क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया पदबंध वह पदबंध है जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर के बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, ये क्रिया पदबंध है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर पूरी जो है वो सहायक क्रिया से बना होता है। ये आगे पूछा है क्वेश्चन में कि उत्प्रेक्ष्य अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, लेकिन यह तुलना स्पष्ट रूप से न होकर के सिर्फ किस पर आधारित होती है? अनुमान पर आधारित होती है। और जो ये उत्प्रेक्ष्य अलंकार है ना, इसमें कुछ शब्दों से आप पहचान सकते हैं, जैसे जनु मनु, जानो जनहु, मानो मनहु, इव आदि। ठीक है, अगर शब्द आते हैं तो वह उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। आगे क्वेश्चन है दोहा छंद के बारे में। तो दोहा क्या है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए, रहीमन पानी राखे में 13 मात्राएं हैं, बिन पानी सब सून में 11 मात्राएं हैं, पानी गए न उबरे में 13 और मोती मानुष चुन में 11। ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इसलिए पीना अंत अरे में विकारी शब्द पीना है। ठीक है, बाकी किसी के साथ भी आप लिंग, वचन, कारक जोड़ लीजिएगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आगे शब्द है बिकाऊ और बिछोना। तो बिकाऊ शब्द में पढ़ते हैं आऊ और बिछाना शब्द में पढ़ते हैं ओना। आगे है शब्द प्रधानाध्यापक और अष्टाध्यायी। प्रधानाध्यापक शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। प्रधानाध्यापक शब्द का समास विग्रह है प्रधान है जो अध्यापक। इसी तरह से अष्टाध्यायी शब्द का समास विग्रह है 8 अध्यायों का समाहार, और यह क्या है? एक द्विगु समास का उदाहरण है। आगे पूछा गया है कि द्विगु समास की विशेषता बताइए। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। पहले पद के बाद शेष पद किसी समूह या समाहार का बोध कराते हैं। जैसे 4 राहों का समूह है चौराहा। ठीक है। और इसमें आगे वाला क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य से क्या अभिप्राय है। तो कर्मवाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिस वाक्य, नहीं ये गलत आ गया, क्रिया का कर्मवाच्य वह होता है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे गाड़ी चलाई जा रही है, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, ममता से रामायण पढ़ी गई। ठीक है, लता से गाना गाया जाएगा। इसी तरह से आगे है आभ्यंतर और उद्य। तो आभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य और उद्य का विलोम होता है अस्त। आगे है कान और किरण के पर्यायवाची। तो कान का पर्यायवाची है श्रवण, श्रुति, करण, श्रुतिपुट या श्रुतिपटल। इसी तरह किरण के पर्यायवाची है रश्मि, कर, म्यूख, अंशु। आगे क्वेश्चन है संज्ञा पदबंध की परिभाषा दीजिए। तो संज्ञा पदबंध शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका नेतृत्व संज्ञा करती है। ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए। जब किसी शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया जाए और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ हो
तो यमक अलंकार होता है। ये जो यमक अलंकार होता है ना, ये जोड़ों में ही आएगा भाई, ये ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराई, ना पाए बुराई। तो यहाँ पर जो बुराई है वो 2 बार प्रयोग हुआ ना, उसी तरह से कनक कनक भी शब्द भी 2 बार प्रयोग होते, ठीक है। तो इसमें आने वाले जो शब्द हैं वो 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर प्रयोग, यानी कि जोड़ों में ही प्रयोग होंगे, यमक में अलग अलग नहीं होती। आगे पूछिए चौपाई छंद के लक्षण। तो चौपाई में पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है यन संधि के नियम बताइए। तो ई के आगे कोई असमान स्वर आने पर ई का यह हो जाता है, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, यानी कि ई और आ का मिलन होने से यह बना है, ठीक है। और उ के आगे कोई असमान स्वर आ जाए तो उ का वह हो जाता है, और री के आगे कोई अन्य स्वर आ जाए तो री का रे हो जाता है। यही अनुसंधि की परिभाषा और यही उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण में 1-2 शब्द भी लिख दीजिएगा। आगे पूछा है संबंध तत्पुरुष की परिभाषा। जिन समास में जो संबंध कारक विभक्ति है, ये संबंध थोड़ा गलत लिखा गया है, ये ऐसे आएगा संबंध, ठीक है। तो जो संबंध कारक विभक्ति है, संबंध तत्पुरुष के अंदर संबंध कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे जो सोएगा वह खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोता है सो खोता है। यानी कि जो और सो यहाँ पर इनको देख लो, जो आपस में जोड़ रही हैं। आगे है अंतर्मन और निष्कलंक के उपसर्ग। तो अंतर्मन का उपसर्ग है अंत, और निष्कलंक का उपसर्ग है निश। तामसिक और निंदा के विलोम है, तामसिक का विलोम है सात्विक और निंदा का विलोम होगा स्तुति, ठीक है। इसी तरह से साधु और मछली के पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो साधु के पर्यायवाची है संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, योगी, मनीषी। और मछली के है मीन, मत्स्य, झस, झक, जल जीवन, ठीक है। इतने काफी होगा, मीन और मत्स्य। और ये मकर, ये 3 ही कर लीजिएगा, मकर, मीन, मत्स्य। अलिक और काम के अनेकार्थी शब्द बताने हैं। तो अली का अर्थ होता है भवरा, कोयल, सखी और मदिरा। काम के होते हैं वासना, कामदेव, पेशा, धंधा, ठीक है। पद को परिभाषित कीजिए। जब कोई पद वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दीजिए। वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तुओं, भावों या प्रकृति की शक्तियों का मानवीय गुणों, क्रियाओं, भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, उसे ही मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बंठन की, तो यहाँ पर मेघों की तुलना की गई है बंठन के आने, जबकि बंठन के आने का काम तो मनुष्य को होता है, लेकिन यहाँ पर मेघों की तुलना मनुष्य से कर दी गई है। तो ये हो गया हमारा मानवीकरण अलंकार। आगे उन्होंने चौपाई के लक्षण पूछे, जो मैं पहले करा चुकी हूँ। आगे इसमें चचेरा और गर्माहट में प्रत्यय। तो चचेरा का प्रत्यय है एरा, गर्माहट का प्रत्यय है आहट। इसी तरह से उसमें अगला क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास की परिभाषा दीजिए। तो जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों पदों की प्रधानता न होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, वह बहुब्रीहि समास है। जैसे नीलकंठ, या नीला है कंठ जिसका महादेव, या फिर दशानन यानी कि 10 है सिर जिसके रावण। सहोदर और अनेक में उपसर्ग छांटिए। तो सहोदर में उपसर्ग है सह और अनेक में उपसर्ग है अन। मृत्यु और व्यष्टि का विलोम है, शब्द छांटने हैं। तो मृत्यु का विलोम होता है जीवन और व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। राक्षस और शोभा शब्द के पर्यायवाची, राक्षस का है दैत्य, दानव, निशाचर, धनुष। शोभा की पर्यायवाची छवि, प्रभा, सौंदर्य। कनक और काल के अनेकार्थी शब्दों के नाम लिखना है। कनक के हैं सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश, आभूषण। और काल के पर्यायवाची हैं समय, मृत्यु, यमराज। पदबंध किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का
ऐसा समूह है जो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे पदबंध कहते हैं। ठीक है, पदबंध मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। एक पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध और चौथा क्रिया विशेषण पदबंध। आगे पूछा गया उत्प्रेक्ष्य अलंकार की परिभाषा जो मैं पहले करा चुकी हूँ, और दोहाचंद की परिभाषा भी मैंने करा दी है, गुण संधि की भी करा दी है। संप्रदान तत्पुरुष समास के अंदर वह संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा में बता देती हूँ कि संप्रदान तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसके अंदर संप्रदान कारक विभूति का लोप हो जाता है। ठीक है, आगे ये कुछ शब्द हैं जिनके आप खुद से होमवर्क कर लीजिएगा, जैसे चिरायु, अनुचित का उपसर्ग, आदर्श और ज्येष्ठ के विलोम, मोर और झूठ के पर्यायवाची शब्द। आगे है दंड और नग के अनेकार्थी शब्द लिखने हैं, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। आगे है आपका शब्द एवं पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक से अधिक वर्णों के मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह है जो बनता है वह शब्द कहलाता है। यानी कि शब्द क्या कहलाता है कि जब एक या एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं और उन वर्णों के मिलने से जो एक सार्थक जो सार्थक शब्द बनता है, जो एक वर्णों का सार्थक समूह बनता है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जब बहुत सारे वर्णों के मिलने से और जो वर्णों के मिलने से जो एक वर्ण समूह बनता है और जो एक सार्थक शब्द कहलाता है। ठीक है, यानी कि सार्थक वर्ण समूह बनता है और वो शब्द कहलाता है। उसी तरह से जब सार्थक शब्द मिलकर के एक शब्दों का सार्थक समूह बनाते हैं तो उससे पद कहते हैं। ठीक है, एक बार इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि एक से अधिक वर्णों के मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह को जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। और परंतु जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। यानी कि सब ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा तो ये मैं दे चुकी हूँ। दोहाचंद की परिभाषा वैसे मैंने दे दिया, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4-4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण सहित रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरे, मोती मानिस चुन। आगे हमारा शब्द है वेदिक और नीलिमा में प्रत्यय छांटने हैं। तो वेदिक में इक प्रत्यय है और नीलिमा में ईमा प्रत्यय है। इसी तरह से उन्होंने परिभाषा पूछी है करण तत्पुरुष समास की। तो जिस समास के अंदर करण कारक विभक्ति का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म से मुक्त, धर्म से मुक्त और रोग से पीड़ित। ठीक है, इसमें क्या हो गया, करण कारक की विभक्ति का लोप हो गया। आगे है प्राचार्य और उद्गम में उपसर्ग है। तो प्राचार्य में पर उपसर्ग है और उद्गम में उद उपसर्ग है। इसी तरह से विलोम शब्द है दवंस और आगत। दवंस का विलोम होगा निर्माण और आगत का विलोम होगा अनागत। ठीक है, आगे पूछा इन्होंने बिजली और विष्णु के पर्यायवाची। तो बिजली का कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे चपला, चंचला, दामिनी, सुदामिनी। ठीक है, आगे इन्होंने पूछा है भगवान विष्णु के पर्यायवाची के बारे में। तो नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव। ठीक है, आगे उन्होंने अनेकार्थी शब्द पूछे अर्क और अर्थ के। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, सतव, तांबा, बिजली की चमक। अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं धन, प्रयोजन, व्याख्या, मतलब, कारण। शब्द को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो शब्द क्या होता है कि जो सार्थक वर्णों के समूह से जो एक सार्थक वर्णों का समूह बनता है उसे ही शब्द कहते हैं। यानी कि जब बहुत सारे वर्ण मिलते हैं और उन सब बहुत सारे वर्णों के मिलने से जो एक सार्थक वर्णों का समूह बनता है तो उससे एक सार्थक शब्द बनता है। तो साथ में ये परिभाषा भी देख लेते हैं। शब्द एक या एक से ज्यादा वर्णों से मिलकर बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि होती है। शब्दों से ही हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। शब्दों का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में बहुत करते हैं। ठीक है, आगे है रूपक अलंकार। जब किसी गुण में बहुत समानता हो और उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
चौपाई छंद के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको, और ये दो चौपाई छंद उदाहरण मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हनुमान चालीसा उसके लिख लीजिएगा। तो देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। आगे इसमें पूछा है दीर्घ संधि के नियम। हर्षव और दीर्घ में हर्षव या दीर्घ ए ई उ के बाद हर्षव या दीर्घ स्वर ए ई उ आ आए तो आपस में मिलकर के क्रम से आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस आल्य संग्रहालय, महा प्लस आल्य महात्मा। ठीक है, आगे है इसमें क्रमधारय समास के बारे में पूछा है। तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे नीला, नीलकंठ, नीला है जो वो नीलकंठ, नीले है जिसके कंठ, नील कमल, नीला है जो कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण, और नील गगन या नीला है जो गगन। तिरोभाव और स्पूत के उपसर्ग छांटिए। तो तिरोभाव में तीर उपसर्ग है और स्पूत में स उपसर्ग है। अग्रज और आस्तिक के विलोम शब्द लिखिए। तो अग्रज का विलोम अनुज है और आस्तिक का विलोम नास्तिक है। सूरज के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सूरज के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, मानु, भास्कर। ठीक है, भानु, भास्कर। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल वगैरह के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे अब, कब, क्यों, पर, इधर उधर, जहां तहां वहां। ठीक है, आगे मुहावरे हैं, जैसे अंत भले का हो भला और भूला न समाना। आगे क्वेश्चन है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का एक प्रकार है। यह वर्णों की आवृत्ति या समान, इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तुरबर, बहुचाई। यानी कि अनुप्रास अलंकार के अंदर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती रहती है। ठीक है, उसे ही हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चौपाई छंद मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले ही। आगे पूछा है विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग में जो विकार या बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग देख लीजिए के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में बदलाव होता है। जैसे मन प्लस बल में मनोबल, दु प्लस शासन का दुशासन। ठीक है, नी प्लस चय का निश्चय। तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं, और दोनों पदों के बीच में कारक विभूतियों का लोप हो जाता है। आगे है अत्यंत और भरसक में उपसर्ग छांटिए, खुद से कर लीजिएगा। आसक्त और आधुनिक के विलोम भी खुद से कर लीजिए। अतिथि और किरण के पर्यायवाची शब्द भी खुद से कर लीजिएगा, और विकारी शब्द की परिभाषा मैं आपको दे चुकी हूँ। आगे है हमारे कुछ मुहावरे, जैसे चोर के पैर नहीं होते, मान न मान मैं तेरा मेहमान। आगे है उपमा अलंकार की परिभाषा। किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करने को उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यानी कि उपमा अलंकार के अंदर किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से या वस्तु से की जाती है उसे ही हम उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कि इसमें अंदर वस्तु और व्यक्ति की आपस में तुलना की जाती है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? यानी कि जिन छंदों की में इसका आंसर है जिन छंदों में मात्राओं की गणना के आधार पर रचना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के मेल से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कुछ उदाहरण देख लीजिए। वसुर प्लस ये नहीं आएगा, सुर प्लस अरि सुरारी, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। निकृष्ट और कमसिन में उपसर्ग छांटने हैं, ये होमवर्क है। क्रमधारय समास मैं पहले करा चुकी हूँ। प्रवृत्ति और रहित के विलोम शब्द भी आपके होमवर्क ही हैं। जल और मदिरा के पर्यायवाची शब्द खुद आपके होमवर्क हैं।
अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल वगैरह के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, या फिर इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे यानी कि अविकारी शब्द वो होते हैं जो हमेशा अपने मूल रूप में बने रहेंगे। इन्हें वाक्य में आप कैसे भी प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। जैसे अब, कब, क्यों, पर, मैं, बहुत, अधिक, कम, हाँ, नहीं, लेकिन, जल्दी, शीघ्र, यहाँ, किंतु, नित्य, है, अरे, जब, तब, ठीक है। ये अविकारी शब्द हैं। आगे है मुहावरे, अक्ल का दुश्मन और नानी याद आनी, ये होमवर्क है। रूपक अलंकार में पहले करा चुकी हूँ, दोहा छंद भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। शब्द एवं पद के अंतर जो अंतर है वो भी करा चुकी हूँ। शब्द यानी कि सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम पद कहते हैं। व्यंजन संधि भी मैं आपको करा चुकी हूँ। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। आगे है प्रसिद्ध और कमजोर में उपसर्ग छांट लीजिएगा। अर्थ और आविर्भाव में होमवर्क है, छांट कर लीजिएगा। सुंदर घर के पर्यायवाची है, ये भी होमवर्क है, कर लीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्ति देख लीजिए। रात दिन एक करना, आ बैल मुझे मार, तो ये भी कर लीजिए। उपमा अलंकार की परिभाषा मैं आपको दे चुकी हूँ। मात्रिक छंद भी करा चुकी हूँ। विकारी शब्द भी मैंने इसमें कराई है। सहसा तक नारी अच्छा में आपके तक जो है एक अविकारी शब्द है। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयुक्त होती है? तो जैसे जातिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक में कैसे होती है? तो जैसे हमने सुना होगा भविष्य के बारे में कि भविष्य ने अपने भाई की से गद्दारी की थी, तो बहुत से बोलते हैं ना कि आजकल के समाज में बहुत विभीषण हो गए हैं, ठीक है। तो ये जातिवाचक से किस में बदल गया? ये वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल गया। आगे पूछा है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह संज्ञा शब्दों के स्थान पर इस्तेमाल होता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम, आप, उसका, उनका, उनकी आदि, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर वक्ता, श्रोता और किसी अन्य शब्दों का प्रयोग, अन्य शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं, ठीक है। वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे है हम पुस्तक पढ़ेंगे, कर्मवाच्य वाक्य बनाइए। तो कर्मवाच्य हमारे द्वारा पुस्तक, हम पुस्तक पढ़ेंगे, हमारा हमसे पुस्तक पढ़ी जाएगी, या फिर हमारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, ठीक है। अच्छे नागरिक देश का नाम रोशन करते हैं, इसका मिश्र वाक्य बनाइए। तो इसमें अंदर ये मिश्र वाक्य कैसे बना सकते हैं? यदि आप अच्छे नागरिक हैं तो ही देश का नाम रोशन करेंगे। चौपाई छंद की मैं बता चुकी हूँ। अनुप्रास अलंकार की भी मैंने बता दी है। आशीर्वाद में संधि विच्छेद है, तो देख लीजिए। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद होगा आशी प्लस वाद, और दिशांत शब्द का संधि विच्छेद है दीक्षा प्लस अंत। विकारी शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ। असुर और सरस्वती के पर्यायवाची आप ढूंढ लीजिएगा। अनुसार और सहोदर में उपसर्ग छांट लीजिएगा, खुद होमवर्क है ये। वेतनिक और निर्गुण के विलोम शब्द भी होमवर्क है। मधुर और कुलीन में भी होमवर्क ही है, आप देख लीजिएगा। कुछ मुहावरे हैं, आपे से बाहर होना, कलम तोड़ना, ये भी कर लीजिएगा। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? यानी कि जिस छंद में हर चरण में वर्णों की संख्या निश्चित होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा मैं करा चुकी हूँ। प्रत्युत्तर और संग्रह का संधि विच्छेद, कोप और वसंत का पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आकर्षण और शुक्ल के विलोम शब्द लिखने हैं। अभिधान और स्वयंवर के उपसर्ग छांटनी है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।